हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से हैं। तो आज ये क्लास शुरू करते हैं और आज का क्लास का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज पॉलीमर्स। अब उसमें एक टॉपिक ले रहे हैं आज, कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन यानी कि वैसा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स पार्टिसिपेट करते हैं, या कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स मिलके जब कोई पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन। और उससे जो प्रोडक्ट बनता है यानी पॉलीमर जो बनता है उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। जब दो या दो से ज़्यादा मोनोमर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ब्यूनाएस, फॉर एग्जाम्पल ब्यूनाएस। ब्यूनाएस बनता है 1,3-ब्यूटाडाइन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन ब्यूटाडाइन। तो और दूसरा होता है स्टाइरिन, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे बेंजीन रिंग होता है। इस तरह से इसको बोलते हैं स्टाइरिन और दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये पहला मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है। हमने बताया था कि दो मोनोमर, दो या दो से ज्यादा मोनोमर जब रिएक्शन करके कोई पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। तो इसमें कोपॉलीमराइजेशन होगा, कोपॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल हो जाएगा। और ये फ्री रेडिकल यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसका भी एक बॉन्ड से दो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होके दो फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स और यहाँ पे फ्री रेडिकल्स, दोनों आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देगा। तो इसमें जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ का, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा प्रोडक्ट का, यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं इसको, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH, देन और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा। तो ये यहाँ पे CH आ जाएगा, CH, और यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे बेंजीन रिंग, इस तरह से। और जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स बना है उसको ऐसे दिखा सकते हैं, और उस तरह से इधर भी जो फ्री रेडिकल है उसको यहाँ दिखा सकते हैं, एंड दिस इज N। तो यानी कि इन मॉलिक्यूल ऑफ दिस 1,3-ब्यूटाडीन एंड इन मॉलिक्यूल ऑफ स्टायरिन मिलके इसको, दिस इज द कोपॉलीमर, इसको बोलते हैं ब्यूनाएस। ब्यूनाएस यानी कि ब्यूना से 1,3-ब्यूटाडीन और एस से स्टायरिन। तो ब्यूटाडीन और स्टायरिन दोनों मिलके कोपॉलीमर बनाते हैं ब्यूनाएस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूनाएस। इस तरह के रिएक्शंस को, ये इस तरह के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन, और जो प्रोडक्ट बना ब्यूनाएस इसको बोलते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर। अब इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्यूनाएस? तो ये
एक तरह से नेचुरल रबर की तरह काम करता है ब्यूनाइस। सो ब्यूनाइस यूज या यूजेस ऑफ ब्यूनाइस, इसका यूजेस क्या है? तो ये एक तरह से नेचुरल रबर का सब्स्टिट्यूट है। यदि नेचुरल रबर की जगह पे इसका यूज कर सकते हैं, तो इसका यूज करते हैं टू मेक ऑटो टायर्स, यानी ऑटो टायर्स बनाने में काम आता है। यानी कि जो मोटर के जो टायर्स होते हैं या बाइक के या कार के या ट्रक के, तो उसको बनाने में काम आता है, तो मेक ऑटो टायर्स। इसका सेकेंड जो इसका यूज है टू मेक प्रोटोटाइप, टू मेक फ्लोर टाइल्स, यानी जो घरों में या फैक्ट्री में जो सरफेस पे या फर्श पे जो टाइल्स लगाते हैं उसके बनाने में काम आता है, टू मेक फ्लोर टाइल्स। एंड इसका थर्ड यूज है टू मेक फुटवियर कंपोनेंट्स, यानी जैसे कि फुटवियर का जूते का सोल बनाने में, चप्पल का सोल बनाने में काम आता है, टू मेक फुटवियर कंपोनेंट्स। एंड नेक्स्ट इज टू डू केबल इंसुलेशन, या टू डू की जगह पे आप लिखते हैं फॉर केबल इंसुलेशन, यानी केबल के जो इलेक्ट्रिक केबल होता है उसके इंसुलेशन में भी काम होता है। तो ब्यूनाइस का यूज, ब्यूनाइस एक कोपॉलीमर है, एक कोपॉलीमरेशन से बनता है। ब्यूनाइस 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से बनता है। इसका यूजेस है टू मेक ऑटो टायर्स बनाने में काम आता है, टू मेक फ्लोर टाइल्स, टू मेक फुटवियर कंपोनेंट्स एंड फॉर केबल इंसुलेशन में काम आता है। The next topic is natural rubber. Natural rubber, यानी जो रबर नेचर में पाया जाता है। सो नेचुरल रबर, सो नेचुरल रबर इट इज एन इलास्टोमेरिक पॉलीमर, इलास्टोमेरिक पॉलीमर है। इलास्टोमेरिक पॉलीमर इसको स्ट्रेच किया जाता है, इसको खींच के लंबा किया जा सकता है, और जब स्ट्रेचिंग फोर्स विड्रॉ कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वापस पुनः ओरिजिनल अपने पोजीशन में आ जाता है। इसलिए नेचुरल रबर इट इज एन इलास्टोमेरिक पॉलीमर। और ऐसा इसलिए होता है कि जिससे नेचुरल रबर का हमसे बताया था कि मान लीजिए कोई ये चेन है और यहाँ पे कोई से दूसरा चेन है, देन फिर कोई थर्ड चेन है नेचुरल रबर में, तो ये क्या होता है, स्ट्रेच करने पे फैलता है, स्ट्रेच करने पे खींचता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक चेन से दूसरे चेन के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड वीक वैन डर वाल्स फोर्स, तो वो इसको स्ट्रेचिंग होने के लिए अलाउ करता है। जब हम इसको खींचते हैं तो अलाउ करता है कि स्ट्रेचिंग हो जाए, लेकिन पुनः जब इसको जो स्ट्रेचिंग फोर्स है उसको जब ड्रॉ कर देते हैं तो पुनः अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि चेन टू चेन क्रॉस लिंक होता है, जैसे एक चेन और दूसरे चेन के बीच में इस तरह से क्रॉस लिंक होता है। तो ये क्रॉस लिंक जैसे ही हम स्ट्रेचिंग फोर्स से ड्रॉ कर देते हैं तो जो ये क्रॉस लिंक होता है वापस उसको अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन में ला देता है।
तो यदि इस तरह क्वेश्चन आए कि एक इलास्टोमेरिक या आप कह सकते हैं नेचुरल रबर खींचता क्यों, स्ट्रेच क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच चेन टू चेन वीक वैन फोर्स होता है जो अलाउ करता है स्ट्रेचिंग के लिए। और यदि नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि वापस कैसे आ जाता है, तो वापस इसलिए होता है कि चेन टू चेन आपस में क्रॉस लिंक होता है, यानी एक चेन दूसरे चेन से किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ा होता है, क्रॉस लिंक होता है। इसलिए वो जैसे ही हम स्ट्रेचिंग फोर्स विड्रॉ कर देते हैं तो वो रबर पुनः अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में शेप में आ जाता है। इट इज मेड फ्रॉम रबर लैटेक्स। रबर लैटेक्स नेचुरल रबर बनता कैसे है? इट इज मेड फ्रॉम रबर लैटेक्स। यहां पे हम बढ़ा सकते हैं कि रबर लैटेक्स is of rubber latex is white like milk। रबर लैटेक्स इज व्हाइट लाइक यानी मिल्क की तरह होता है। रबर लैटेक्स ऑलमोस्ट दूधिया कलर का होता है। एंड देन रबर लैटेक्स is obtained from rubber tree। Natural rubber is an elastomeric polymer। It is made from rubber latex यानी नेचुरल रबर रबर latex से बनाया जाता है। एंड रबर latex is white like milk। Rubber latex is obtained from rubber tree। And rubber trees are found in इंडिया। इंडिया में ये केरला में होता है, श्रीलंका, इंडोनेशिया इत्यादि। रबर लैटेक्स रबर ट्रीज आर फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया। इंडिया में केरला में पाया जाता है रबर ट्रीज। रबर ट्री से हम रबर लैटेक्स निकालते हैं और रबर लैटेक्स से नेचुरल रबर बनाते हैं। So rubber is dispersed in colloidal rubber latex। जो रबर होता है वो रबर लैटेक्स में कोलाइडल फॉर्म में डिस्पर्स होता है, यानी कि उसके रबर के पार्टिकल्स जो रबर लैटेक्स होता है उसके अंदर मिला होता है। अब ये बनाते कैसे हैं कि इसको मिटा देते हैं।
केमिकली नेचुरल रबर is polyisoprene. Chemically, natural rubber is polyisoprene. And polyisoprene is linear polymer. Linear polymer. And it is obtained by addition polymerization. Addition polymerization. यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इट इज होमो पॉलीमर. इट इज होमो पॉलीमर. दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन. ये होमो पॉलीमर है, यानी कि इसमें एक ही मोनोमर रिएक्शन करता है और वो मोनोमर है आइसोप्रीन. आइसोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन होगा तो बनेगा पॉली आइसोप्रीन, जिसको हम नेचुरल रबर भी कहते हैं. नेचुरल रबर को पॉली आइसोप्रीन कह सकते हैं. तो सबसे पहले पॉली आइसोप्रीन H2C डबल बॉन्ड CH3 and CH double bond CH2. This is the isoprene. Isoprene. और इसका जेनेरिक नाम यदि हम लिखें तो इसका जेनेरिक नाम हो जाएगा 2-methyl 1,3-butadiene. This is the isoprene और this is the formula of isoprene. और इसका जेनेरिक नाम होगा 2-methyl 1,3-butadiene. इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा पॉलीमराइजेशन, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. उस तरह से यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स हो जाएगा. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा. H2C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड CH CH2 और फ्री रेडिकल्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं N. इसका हमने लिया स्टार्टिंग में N मॉड को. तो दिस इज द पॉलीआइसोप्रीन या इसको कहेंगे नेचुरल रबर. नेचुरल रबर. चूंकि इसमें एक ही मोनोमर है दैट इज द आइसोप्रीन, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर. इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं. एक तो सिंपल इस तरह से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं पॉलीआइसोप्रीन का. एक सिस फॉर्म में भी इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं पॉलीआइसोप्रीन का.
जैसे कि पॉलीआइसोप्रीन, तो इसका स्ट्रक्चर होगा H2C सिंगल बॉन्ड एंड CH3, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH एंड CH2, और एक फ्री रेडिकल्स यहाँ पे, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी N। दिस इज द पॉलीआइसोप्रीन, जिसको हम नेचुरल रबर कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, H3C डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं CH2, यहाँ पे CH2 है तो यहाँ CH दिखा सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ हो जाएगा CH2, देन CH2 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ लिख सकते हैं CH3 CH2 जाएगा H, अगेन फिर ये CH2 H यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, और इस तरह से, मैंने यहाँ पे एक तो आगे फिर मॉलिक्यूल जुड़ सकता है, और एक इस छोर पे भी इस मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ सकता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, सेम इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन या नेचुरल रबर। एक तो पॉलीआइसोप्रीन का भी स्ट्रक्चर है, और ये दूसरा स्ट्रक्चर है इस तरह से 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे यदि हम इसको कार्बन एटम नंबर 1 कहें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। एक मॉलिक्यूल में हम देखें एक मोनोमर में, तो ये एक मोनोमर का पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं आइसोप्रीन। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो यदि कार्बन एटम नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो यानी कि 1 और 4, 1 पर भी CH2 है, 4 पर भी CH2 है, और ये दोनों CH2 एक ही तरफ है, या तो प्लेन के अंदर है, या प्लेन से नीचे है, या प्लेन के ऊपर है, मैंने एक ही साइड में। उस तरह से यदि इस मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ भी CH2, यदि इसको 1 कहेंगे, 2, 3, 4, यानी कि 1 और 4, 1, 4 पे जो CH2 है ये ऊपर है। उस तरह से यहाँ पे भी CH2 नीचे है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक नीचे है एक ऊपर है, दोनों या तो नीचे है या दोनों या तो ऊपर है। तो इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। यदि ये अपोजिट होता, जैसे यहाँ पर 1 होता और ये CH2 यदि यहाँ पे H की जगह पर होता, तो इसको बोलते हैं ट्रांस, उसको बोलते हैं ट्रांस। लेकिन दोनों एक ही तरफ है, इसलिए इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। तो सिस 1,4, मैंने सिस कहाँ है, सिमिलर कहाँ है, 1 पे है और 4 पे है, तो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, इसको बोलते हैं नेचुरल रबर। अपना नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो इलास्टोमर की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसको स्ट्रेच करने पे, खींचने पे वो खींच जाता है, बढ़ जाता है, और जैसे ही उसका स्ट्रेचिंग फोर्स विड्रॉ कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो वापस पुनः अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसका वही सेम रीजन कि वो स्ट्रेचिंग इसलिए होती है कि उसके अंदर चेन टू चेन वीक इंटरवल फोर्स होता है, और अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस ले आ जाता है कि दोनों चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग भी रहती है, इसलिए वो पुनः अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। देन
नेक्स्ट टॉपिक है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर या नेचुरल रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। It is better to say natural rubber. Vulcanization of natural rubber. तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, नेचुरल रबर का क्या प्रॉपर्टी है। सो नेचुरल रबर becomes soft at high temperature, like greater than 335 केल्विन। यानी 335 केल्विन से जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है नेचुरल रबर काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, काफ़ी मुलायम हो जाता है, एंड बिकम्स हार्ड at low temperature, like less than 283 Kelvin, यानी टेम्परेचर यदि उसका 283 केल्विन से कम होता है जब इन्वायरमेंट का, तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है, और जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 335 केल्विन से ज़्यादा होगा तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेचुरल रबर का, इट इज सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व हो जाता है, सोलुबल है, इट इज सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि it reacts with oxidizing एजेंट। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो उसके साथ ये रिएक्शन कर जाता है, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है जो मटेरियल बनाने में सुटेबल नहीं होता है, यानी कुछ इससे हम सामान बनाना चाहें तो सुटेबल नहीं होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा तो हार्ड हो जाएगा, या कोई ऐसा नॉन पोलर सॉल्वेंट आएगा तो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, इससे रिएक्शन कर जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से नेचुरल रबर की इस प्रॉपर्टी से नेचुरल रबर से कुछ कंपोनेंट या पार्ट्स या सामान नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन करना पड़ता है। वल्कनाइजेशन क्या होता है कि वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच सल्फर some percentage of sulfur is mixed with natural rubber and heat it। तो उस केस में क्या होता है कि जो नेचुरल रबर होता है स्टीफ हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसके वजह से उसको बाद में उससे हम कुछ उसमें सामान बना सकते हैं या किसी कंपोनेंट या कुछ इस तरह से बना सकते हैं। सो उसमें क्या करते हैं कि नेचुरल रबर लेते हैं, नेचुरल रबर या कह सकते हैं कि रॉ रबर एंड प्लस सल्फर, इसको हीट कर देते हैं, हीट
हीट करने के लिए इसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर इज 373 to 415 केल्विन। नेचुरल रबर लेते हैं, उसके साथ सल्फर मिक्स कर देते हैं, और यदि कुछ एडिटिव्स होता है, सम एडिटिव्स, वो मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने के बाद इसको हीट करते हैं। इसको हीट करते हैं 370 टू 415 केल्विन पे, तो ये रबर बन जाता है, या इसको कहेंगे वल्कनाइज रबर, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टिफ्ट होती है। रॉ रबर या नेचुरल रबर mixed with sulfur and some additives, and on heating at temperature 373 to 415 Kelvin, it is converted to vulcanized rubber, and property of this rubber is stiffen, यानी कि थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब हार्ड होने से इसकी प्रॉपर्टी, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो जाती है, यानी कि आसानी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा, या नॉन पोलर सॉल्वेंट में जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ने से सॉफ्ट नहीं होगा, या टेम्परेचर कम होने से जल्दी हार्ड नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी के चेंज होने की वजह से अब इस रबर से, वल्कनाइज रबर से बहुत सारे सामान बना सकते हैं, जैसे टायर बना सकते हैं या कोई दूसरा और कंपोनेंट बना सकते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। जैसे कि यदि टायर बनाना हो तो उस केस में 5% सल्फर मिक्स करते हैं। जब टायर बनाना होगा, किसी ऑटो का टायर्स बनाना होगा नेचुरल रबर से, तो उसमें जब वल्कनाइजेशन करेंगे तो सल्फर का जो कंपोजिशन होगा वो 5% होगा, उसमें 5% सल्फर मिक्स करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि सल्फर ऐसा क्या कर देता है कि जो वल्कनाइज रबर है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। नेचुरल रबर सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही उसमें सल्फर मिक्स करके हीट करते हैं तो हार्ड हो जाता है। तो सल्फर ऐसा क्या काम करता है? तो ऐसा माना गया है कि सल्फर जो है नेचुरल रबर में दो तरह से वर्क कर सकता है, यानी कि उसके बीच में जो चेन है, नेचुरल रबर में जो पॉलीमरिक चेन है, उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग का काम करता है सल्फर। जैसे कि यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें नेचुरल रबर का, जैसे पॉलीआइसोप्रीन, तो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, CH CH2, यहां पे आगे लिंक होगा। और दूसरा यदि इसका स्ट्रक्चर लिखे तो ऐसे CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से दो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे रिएक्टिव साइड है, रिएक्टिव साइड यानी डबल बॉन्ड, जहाँ पे वो वहां से डबल बॉन्ड दोनों में हट जाएगा, एक एक बॉन्ड हट जाएगा, एक बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे सल्फर लिंक हो जाएगा। उससे इसमें भी सल्फर यहाँ से लिंक कर, यानी क्रॉस लिंकिंग, यानी एक चेन और दूसरे चेन के बीच में सल्फर क्रॉस लिंकिंग का काम करता है, जिसकी वजह से वल्कनाइज रबर का जो प्रॉपर्टी है वो स्टिफ हो जाता है, यानी हार्ड हो जाता है। नेचुरल रबर सॉफ्ट होता है, लेकिन वल्कनाइज रबर हार्ड हो जाता है, क्योंकि सल्फर दो चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग का काम करता है। तो एक तो इस तरह से क्रॉस लिंकिंग कर सकता है, और दूसरा इसका हो सकता है कि CH3 डबल बॉन्ड CH2
डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे इस तरह से हो सकता है। यहाँ डबल बॉन्ड वैसे ही रह गया, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया और हाइड्रोजन हटने से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सल्फर क्रॉस लिंकिंग का काम करती है। तो या तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है या इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। जो वल्कनाइज रबर होता है वो या तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा या ये दूसरे तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। Next point is, next topic is preparation of synthetic rubber. प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, यानी सिंथेटिक रबर जो मैन मेड रबर कह सकते हैं या फैक्ट्री मेड रबर कैसे बनाते हैं। हमने जो पहला नेचुरल रबर बताया वो तो रबर के ट्री से निकलता है। रबर के ट्री से दूधिया कलर का रबर लैटेक्स निकलता है। उस रबर लैटेक्स को उससे फिर रबर तैयार करते हैं, क्योंकि उस लैटेक्स के अंदर रबर के पार्टिकल्स वाटर में डिजोल्व होते हैं, जिसको हम रबर लैटेक्स बोलते हैं। रबर लैटेक्स में रबर के पार्टिकल वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, जो मिल्की कलर का होता है या मिल्क टाइप का होता है। उससे फिर हम जो रबर बनाते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल रबर, यानी कि जो नेचर से मिलता है। दूसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, यानी कि हम फैक्ट्री में रबर केमिकल के हेल्प से कैसे बनाएंगे। द फर्स्ट इज नियोप्रीन। फर्स्ट सिंथेटिक रबर इज नियोप्रीन, या इसको कहते हैं पॉली क्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन यानी कि क्लोरोप्रीन से पहले पॉली लगा है, यानी कि उसमें जो मोनोमर होगा वो क्लोरोप्रीन होगा। नियोप्रीन के बनाने के लिए जो पॉलीमर होगा, जो मोनोमर होगा वो क्लोरोप्रीन होगा, और जब क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होगा तो बनेगा पॉलीक्लोरोप्रीन। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द क्लोरोप्रीन, और इसका जेनेरिक नाम हो जाएगा 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइनिन। 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइनिन को कहते हैं क्लोरोप्रीन। इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा, या कह सकते हैं होमोपोलीमराइजेशन, मतलब कि एक ही मोनोमर है, इसमें एक ही मोनोमर ऐड होता जाएगा, तो इसको बोलेंगे होमोपोलीमराइजेशन। तो क्लोरोपोलीमराइजेशन का जब पोलीमराइजेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीक्लोरोप्रीन, यानी सेम उसी तरह से डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फ्री रेडिकल यहाँ हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स को हम ऐसे हाफ बॉन्ड से दिखाते हैं। देन CH2 सिंगल बॉन्ड CCl, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, एंड देन CH2 N, उस तरह से यहाँ आप लेंगे N मॉलिक्यूल। इसका नाम है पॉली
क्लोरोप्रीन, या इसको बोलते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन इसको बोलते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन को हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, और इसको बनाने के लिए मोनोमर यूज होगा क्लोरोप्रीन। जब इसका होमोपोलिमराइजेशन या किसी सिंपल परमिशन होगा, होमोपोलिमराइजेशन इसलिए लिख दिया है कि चूंकि एक ही मोनोमर, इसलिए इसको इसे जो पॉलीमर बनेगा उसको होमोपोलिमराइजेशन बोलेंगे या होमोपॉलीमर बोलेंगे, और इसे बना पॉलीक्लोरोप्रीन, जिसको हम नियोप्रीन करते हैं। अब इसका यूजेस क्या है? यूजेस it is used to make conveyor belt, to make conveyor बेल्ट। जैसे बड़ी बड़ी मशीन चलाने कन्वेयर बेल्ट का यूज होता है, या मॉल में जैसे या ट्रेडमिल वगैरह में कन्वेयर बेल्ट का यूज होता है। बेल्ट टू मेक ऑयल सील एंड टू मेक हॉजेस। इसका यूज कन्वेयर बेल्ट बनाने में होता है, या ऑयल सील जहाँ पे दो पार्ट जोड़ते हैं जहाँ से ऑयल निकलने के चांसेस होते हैं, तो ऑयल सील बनाने में काम आता है। या टू मेक हॉजेस, बहुत सारे रबर के हॉजेस बनते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने के लिए, जहाँ पे वाटर वगैरह की सप्लाई होती है, उसको हॉजेस बोलते हैं। तो हॉजेस बनाने में भी नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन का पॉलीमर का यूज होता है। नेक्स्ट सिंथेटिक रबर इज ब्यूना एन। दूसरा सिंथेटिक रबर इज ब्यूना एन। ब्यूना एन, अभी हमने उससे थोड़ी देर पहले पढ़ा था ब्यूना एस, यानी कि ब्यूटाडीन एस्टायरिन, और यहाँ पे ब्यूटाडीन एक्राइलोनाइट्राइल से जो पॉलीमर बनेगा उसको बोलेंगे ब्यूना एन। ब्यूना एन। सो सबसे पहले ब्यूटाडीन 1,3 ब्यूटाडाइन, सो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होगा 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन ये रिएक्शन करेगा, ऐड करेंगे इसमें एक्राइलोनाइट्राइल, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH CN, इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल, तो फर्स्ट मोनोमर इज 1,3 ब्यूटाडाइन और सेकेंड मोनोमर इज एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसमें कोपोलिमराइजेशन होगा, कोपोलिमराइजेशन, क्योंकि कोपोलिमराइजेशन के लिए दो या दो से ज्यादा मोनोमर चाहिए। तो यहाँ पे दो मोनोमर है, पहला 1,3 ब्यूटाडाइन है, दूसरा एक्राइलोनाइट्राइल। तो इन दोनों में कोपोलिमराइजेशन होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ब्यूना एन, यानी
ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमर। सो यहाँ पे उसी तरह से डबल बॉन्ड में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बन के फ्री रेडिकल्स हो जाएगा। उस तरह से इसका एक यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल। उस तरह से यहाँ पे भी, यहाँ फ्री रेडिकल्स, यहाँ फ्री रेडिकल्स। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2। यहाँ फ्री रेडिकल्स था तो यहाँ पे लिंक कर जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ हो जाएगा CH2 और CN एंड देन CH, इस तरह। या इसको सिंपल हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका लेते हैं N मॉलिक्यूल और दूसरे का भी N मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो CN होगा यहाँ पे CH पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ब्यूना N, ब्यूना N, ब्यूटाडीन एंड एक्राइलोनाइट्राइल का जो पॉलीमर बनेगा उसको बोलेंगे ब्यूना N। और इसको कह सकते हैं को पॉलीमर, को पॉलीमर, क्योंकि ये को पॉलीमरेशन रिएक्शन से बना है। यानी कि इसमें 2 पॉलीमर रिएक्शन किए हैं, 2 पॉलीमर रिएक्शन करके को पॉलीमर बनाया है। तो ब्यूना N के लिए 2 मोनोमर चाहिए और दोनों मोनोमर चाहिए 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरा एक्राइलोनाइट्राइल। अब इसका यूज क्या है? यूजेस ऑफ ब्यूना N। यूजेस, इसका यूज है टू मेक ऑयल सील। इसका यूज ऑयल सील बनाने में होता है। और इन टैंक लाइनिंग, इन टैंक लाइनिंग, एक तो ऑयल सील बनाने में यूज होता है और दूसरा होता है टैंक लाइनिंग में। टैंक लाइनिंग मीन्स जैसे कोई टैंक है और उसमें हमें ऑयल रखना है, तो हो सकता है कि टैंक ऑयल से रिएक्शन कर जाए, तो इस पॉलीमर से यानी ब्यूना N पॉलीमर से टैंक के अंदर कोटिंग कर देते हैं, यानी उसको बोलते हैं टैंक लाइनिंग। तो उस टैंक के अंदर जब कोटिंग कर देंगे तो जो भी उसमें ऑयल कुछ रखेंगे तो वो उस टैंक से रिएक्शन फिर नहीं करेगा। तो इस तरह के काम में आता है ब्यूना N का यूज टू मेक ऑयल सील एंड टू इन टैंक लाइनिंग में काम आता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस चैप्टर का जो बाकी पोर्शन है वो अगले क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।